जो आंदोलन से बहुत सारे लोग निकले, सारे लोग जो है भारतीय राजनीति में अपनी एक पहचान बनाई, बड़े बड़े मंत्री पद को सुशोभित किया। आपने कहीं न कहीं उस धारा से आपने अपने को अलग किया, तो इसका क्या कारण था? इसका कारण जो है विद्यार्थी परिषद के विचार और विद्यार्थी परिषद की जो सीख मिली थी वो इसका बहुत बड़ा कारण था। जब इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि सत्ता नहीं समाज बदलना है, ये बात कहीं न कहीं मन में घर कर गई थी। और समाज बदलने के लिए जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में बदलाव की जरूरत थी। तो हमने पहले तो कोशिश की कि उस समय तक मैं प्राध्यापक हो चुका था 1979 में एक कॉलेज के अंदर। 3-4 सालों तक मैं काम प्राध्यापक के रूप में रहा। लगा कि जो है प्राध्यापक के रूप में देश की अच्छी सेवा कर सकूँगा, परंतु वो भी कालांतर में संभव नहीं हो सका। उसके कुछ प्रिंसिपल, कुछ सिद्धांत ही कारक दुख है। उसके बाद जिस समय 77वें चुनाव की बात आई, विद्यार्थी परिषद के सेंट्रल बॉडी ने निर्णय लिया कि चुनाव के अंदर विद्यार्थी परिषद का कोई कार्यकर्ता भाग नहीं लेगा। हाँ, इसलिए किस वर्ष की बात है? ये बात 77 की बात है। चुनाव के पहले एक निर्णय हुआ और उसके तहत उस समय सुशील मोदी भी थे, अश्विनी चौबे भी थे, सरयू राय थे और भी बहुत सारे मित्र थे जो कि चुनाव की प्रक्रिया में चूँकि आंदोलनकारी थे। एक नाम भी हुआ था, परंतु विद्यार्थी परिषद ने चूँकि मना किया तो इन सब लोगों ने भाग नहीं लिया चुनाव में। आंदोलन या फिर चुनाव की प्रक्रिया में जरूर भाग लिया कि वोट वैसे व्यक्ति को दिया जाए जो अच्छा हो, बाकी हो। उस समय तो एक हवा थी पूरे देश बिहार के अंदर, और चुनाव जो हुए उसमें बिना कोई प्रचार के भी सब लोग जीतते चले गए। उस जीत में शॉर्टकट मैं कह सकता हूँ कि राजनीति का आंदोलन का वो शॉर्टकट रास्ता था, और शॉर्टकट रास्ता कभी भी अच्छा रास्ता नहीं हो सकता है। चुनाव में बहुतों को लालच आया कि मैं चुनाव लड़ूं, परंतु विद्यार्थी परिषद के कारण हम लोगों ने चुनाव नहीं लड़ा। हम लोगों की इच्छा थी कि समाज परिवर्तन की दिशा में विद्यार्थियों का योगदान हो। चुनाव सबसे शॉर्टकट रास्ता था, और शॉर्टकट रास्ता कभी भी अच्छा रास्ता नहीं हो सकता है। ये मेरी मान्यता है। कारण क्या कि कम प्रयास में बड़ी चीज़ की उपलब्धि हो जाना, नतीजा क्या है कि बंदर के हाथ में नारियल, ये वाली स्थिति हो जाती है जो उस समय हुई थी। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कह सकते हैं। तो जो सत्ता न बदल के समाज बदलने की बात हुई, तो उस दिशा में आपने क्या क्या कार्य किया, किस तरह का? मैं पहले तो सोचता रहा कि किस दिशा में काम करूं, और मन के अंदर विचार था कि देखिए बुराइयां देखनी हो तो जिसमें देखें कि बुराई मिलेगी। मैं स्वयं क्या कर सकता हूँ, क्या योगदान दे सकता हूँ, ये मन के अंदर विचार शुरू से था। और उस दिशा में बहुत सोचते समझते क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। तो कभी विद्यार्थियों को फ्री में पढ़ाना, तो कभी जो है पूरा जीवन एक प्रचारक के रूप में दे देने की भी स्थिति आई, परंतु किसी कारण से वो संभव नहीं हो सका। और अंततः जो है मैंने एक कैंप किया था पटना में विकलांगों का। उस विकलांग कैंप 10 दिन का कैंप था, और यही नाला रोड पटना में जो है एक जगह थी, वहाँ पर किया था। उस कैंप में 2460 लोगों को आर्टिफिशियल लिम्स दिए गए थे। अच्छा। हाँ, वो पहला था, मेरे लिए भी पहला अनुभव था। और उस समय पूरे बिहार से जितने भी रोगी आए थे, मरीज आए थे, वे सब लगता था कि आज तक उनको जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ है। वे सब लोग आइडियल सुस्त होकर अपनी ज़िंदगी को काट रहे थे। यहाँ पर कैंप के माध्यम से आर्टिफिशियल लिम्स, ट्राईसाइकिल, ये सब देखकर और उनके चेहरे पर जो खुशी आई वो देखकर मैं तृप्त था, और लगा कि एक बड़ा काम है, और इस काम को
सब समस्या का समाधान तो हम नहीं कर सकते, परंतु शारीरिक विकलांगता को बिहार से दूर किया जा सकता है। और इस दिशा में इस पे फिर आपने अपने को केंद्रित कर लिया। हाँ, केंद्रित किया मैंने। और फिर एक लगातार 3-4 सालों तक छोटे छोटे कैंप्स किए। फिर एक छोटा सा सेंटर 1999 में प्रारंभ किया, एक गैरेज में गैरेज हायर करके वहाँ पर शुरू किया। वहाँ आर्टिफिशियल लिम्स बनाने का शुरुआत की हम लोगों ने। और वो लिम्स लगता था कि ये सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, तो उसको बढ़ाते बढ़ाते आज एक 4 मंजिला अस्पताल है। और कुल मिलाकर अभी तक मैं कह सकता हूँ कि 35,000 से ज़्यादा दिव्यांगों को आर्टिफिशियल लिम्स दिए गए हैं। और 9,000 से ज़्यादा वैसे बच्चे जिनको सर्जरी के बाद ही उनको लिम्स दिया जा सकता था, वैसे बच्चों की सर्जरी की गई। ये पूरी सेवाएं निःशुल्क है, कभी कोई पैसा इसमें नहीं लिया जाता। अच्छा, मैं बता सकता हूँ कि करीबन 20 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सेवाएं हम लोगों ने अभी तक दी है, परंतु मन असंतुष्ट है, इसलिए कि हमारी योजना के मुताबिक हम 5% भी अपना काम पूरा नहीं कर सके हैं। 95% के लिए हमारी यात्रा बची हुई है। क्योंकि पूरे बिहार को करना है, ये मन के अंदर कसक है और देर हो रही है तो तकलीफ है, पर इसको अब जल्द ही पूरा करेंगे। इसके मॉडल के रूप में आप यदि कहें तो पटना सिटी के करीबन 18 वार्डों को और 6 पंचायतों को मैंने आज से 10 साल पहले विकलांगता से मुक्त किया है। ये एक मॉडल के रूप में एक उपलब्धि है, परंतु इसको और बड़े रूप से हर पंचायत पे जाकर इसको करना चाहते हैं। और हमारा मिशन है 21वीं सदी का बिहार, विकलांगता मुक्त बिहार। तो एक विकलांगों के लिए अस्पताल बने, ये परिकल्पना या ये सोच आपके मन में कब आई? 1993 से लेकर और 1999 के बीच का दौर था, जिसमें कल्पना भी आई। फिर कुछ करते थे, फिर लगता था कि नहीं कुछ और किया जाए, फिर लगता था कुछ और किया जाए, परंतु उसी क्रम में ये सिलसिला बना और एक छोटी सी शुरुआत हुई। तो गैरेज मैंने कैंपों से गैरेज में आए, गैरेज तक भी आपको काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी होगी, मेहनत करनी होगी, लेकिन एक अस्पताल और 4 मंजिली अस्पताल बनाना, तो इसमें तो काफ़ी मशक्क़त करनी होगी। तो कैसे राह वहाँ तक कैसे बनी? ये मुझको नहीं पता, परंतु शुरुआत की और लगता है कि आज तक हमको कोई परिश्रम नहीं करना पड़ा है। हमारा काम बिहार जैसे स्टेट पे किसी से 100 रुपया भी लेना ये बहुत टेढ़ी खीर है जी, परंतु ऊपर वाले भगवान की कृपा है कि आज तक मैंने जिसके सामने हाथ पसारा है उन्होंने मुझे कभी निराश नहीं किया है। और उसी का नतीजा है कि धीरे धीरे जो है ये मंजिल पहुंची है, मंजिल तक पहुंचे हैं हम। ये आपको लगता होगा कि ये 4 मंजिला बड़ा अस्पताल है, परंतु आज वो जगह भी हमारे लिए बहुत छोटी हो गई है। हम फिर एक नए जगह की तलाश में हैं जहाँ से कि हम काम को और बड़ा रूप दे सकें। अच्छा, आपने अभी कहा कि प्रचारक बन जाने का भी आपके मन में विचार आया था, लेकिन प्रचारक नहीं बने, परिवार बना। तो ये परिवार का, घर के लोगों का दबाव था या आपका विचार बदला? नहीं, ये मेरे साथ कह सकते हैं कि भगवान को नहीं मंजूर था, यही कह सकते हैं। आरएसएस में कैंप होता है 1 महीने का जी, तो मैं द्वितीय वर्ष सेकेंड ईयर OTC ऑफिसर्स ट्रेनिंग कैंप ऐसा करके उसका प्रयोग करते हैं, वो किया था मैंने हजारीबाग में। 1975 की बात है और उसी समय इमरजेंसी भी लगी थी जी। कैंप करने के बाद हमसे पूछा गया कि क्या करोगे। हमने कहा कि हम पूरा जीवन समाज के लिए देना चाहते हैं, आप जो उपयोग करना चाहें। संजोग की बात थी कि उस समय धर्मांतरण बहुत हो रहा है जी, झारखंड में विशेष रूप से। तो बिरला जी ने आरएसएस के प्रमुख लोगों से संपर्क किया कि मेरे पास पैसा है और हर जगह धर्मशालाएं हैं मेरे पास, आज हमारे पास कार्यकर्ता नहीं है, कार्यकर्ता आप दीजिए और मैं जो है फंडिंग करूंगा और धर्मांतरण को रोका जाए। जी, धर्मांतरण को रोका जाए।
तो इसी क्रम में उन्होंने कहा कि उन्होंने एक प्रपोज़ल बना कि हर साल एक पंचायत में 40 लाख रुपए खर्च करेंगे और वैसे 100 पंचायतों में 40 करोड़ रुपया प्रति वर्ष बिरला जी फिनांस करेंगे और आरएसएस के लोग उस इलाके में धर्मांतरण को रोकेंगे और जो गतिविधि भारतीय सांस्कृतिक गतिविधि हो सकती है उनके बीच वो करेंगे। ये सब योजना बन गई। मैंने अपनी स्वीकृति दे दी। रांची जाने के लिए मैंने अपनी तैयारी कर ली। इसी बीच में दुर्भाग्य था या संजोग की बात थी, रांची में एक गौस्टर कॉलेज है, उसमें 100 एकड़ ज़मीन है, वो क्रिश्चियंस के नाम में था और लीज पर था। वो लीज समाप्ति पर था जिसका पता गौस्टर के उन लोगों को नहीं था, कॉलेज के लोगों को। वहाँ पर संस्कृति विहार करके एक सामाजिक संस्था थी जो किसी न किसी रूप से आरएसएस के विचारों से नज़दीक थी। उन्होंने उस पूरे ज़मीन का पट्टा जो है अपने नाम संस्कृति विहार के नाम से करा लिया। अब कराने के बाद पूरे देश भर में क्रिश्चियंस लोगों का बड़ा हंगामा शुरू हुआ। पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए, जुलूस निकले। बात जो है इंदिरा गांधी समय प्रधानमंत्री थी, उनके पास गई। इंदिरा गांधी ने बिरला जी से कहा कि आप आरएसएस वालों से बात करके, क्योंकि उनको पता चल गया था कि आरएसएस के साथ, हाँ, इंदिरा गांधी उस समय देश के प्रधानमंत्री थी। उन्होंने बिरला जी से संपर्क किया कि आप आरएसएस वालों से बात कीजिए कि वो ज़मीन जो उन लोगों ने गलती से या जानबूझकर अपने पक्ष में लीज करा लिया है वो लीज वापस कर दें और गौस्टर्स वालों को, क्रिश्चियंस हैं, उनको मिल जाए। नहीं तो हमें पूरे विश्व के अंदर परेशानी फेस करनी पड़ेगी। अमेरिका है, इंग्लैंड है, इन लोगों से जो सहयोग मिलता है उसमें दिक्कत आएगी। बिरला जी ने आरएसएस के लोगों से संपर्क किया तो आरएसएस के लोगों ने कहा कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, निगेटिव हो गई। तब उनको अच्छा नहीं लगा। फिर जो है इंदिरा गांधी ने वाजपेयी जी से बातचीत की और फिर वाजपेयी जी ने आरएसएस के प्रमुख जो थे उस समय उनसे बातचीत की कि इंटरनेशनल मैटर हो जाएगा, जो कि पूरे वर्ल्ड से जो है खबर आने लग गई थी, दबाव शुरू हो गया था। अंततः उसको वापस करना पड़ा और तब बिरला जी ने उस प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया कि हम आपके साथ नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ कि मेरा समय उसमें जो जाना था वो नहीं जा सका। ये स्थिति बनी थी मेरी। तो फिर शादी जो हुई वो आपने अपनी मर्जी से की या परिवार वालों के चुनाव? परिवार का दबाव बहुत ज़्यादा रहा कि उस समय प्राध्यापक भी थे ही हम। परिवार का दबाव था कि साहब आप शादी कर लीजिए। शादी करने की इच्छा जरा से भी नहीं थी। बार बार हमने अपने ढंग से प्रतिरोध किया। अंत में जब जिद हो गई कि नहीं करना ज़रूरी है, तब मैंने एक शर्त रखी कि देखिए बिना दान दहेज की शादी होगी। और खैर उसका पालन भी हुआ। पिताजी हमारे इस मायने में बहुत श्रेष्ठ रहे हैं। उनकी सोच बहुत मॉडरेट रही है। कभी कोई दबाव इन चीज़ों के लिए नहीं था। शादी हुई। एक कह सकता हूँ कि एक पढ़ा लिखा बेरोज़गार आदमी, उसकी शादी हो तो क्या स्थिति होती होगी। पर ज़िंदगी की गाड़ी चलती गई। परंतु एक सबसे बड़ी बात क्या रही कि 1972 से लेकर और आज तक जितना काम मैं 1972 में करता था आज उससे कम नहीं करता। सामाजिक काम जो आज ज़िंदगी के प्रायोरिटी में सबसे ऊंची प्राथमिकता में हमारा सामाजिक काम है, इसलिए इनएक्टिव में कभी नहीं हुआ। बाकी बहुत सारे मित्र बीच बीच में निराश भी हुए, हताश भी हुए, क्या होगा क्या नहीं होगा, ज़िंदगी कैसे चलेगी, इन चीज़ों से मैं परे रहा। ये ठीक था कि मैं भी बहुत अभावग्रस्त रहा, परंतु इन चीज़ों के कारण मेरे ऊपर ये हावी नहीं रहा कि क्या होगा भविष्य में। जो 40 उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मनस्थिति आज भी है समाज के काम के लिए। मैं सपना देखता हूँ कि कैसे बदलाव होगा। रात में छटपटाहट होती है, नींद नहीं आती बहुत बार,
और आप लोगों तो नहीं देखा होगा, जब हमारे यहाँ विकलांग कैंप वगैरह होता है तो मैं मरीजों को देखकर रोने लग जाता हूँ। आज भी वो उनकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं होती मन को। ये सब घर वाले भी जानते हैं कि ये अभी रो देगा, ये घर वाले मजाक के बतौर जो है कहते हैं, परंतु सच में दर्द होता है। और ये लगता है कि भगवान ने हम सबको कोई कष्ट नहीं दिया है, पर जो अभावग्रस्त है, निर्धन है, उसको इतनी तकलीफ़ क्यों भगवान देता है, जबकि उनको तो और अच्छे ढंग से रखना चाहिए था। तो लगता है कि ऊपर वाले की कृपा हम लोगों पर बहुत है कि और अधिक समाज का आप काम करें, समाज की समस्याओं को, समाज के दुख दर्द को और दूर कर सके। भगवान ने इसीलिए आपको भेजा है, ये रोज़ महसूस होता है। मेरे ऊपर हमेशा हजारों आशीर्वाद के हाथ हमेशा चलते हैं। किसी प्रकल्प को पूरा करने के लिए अर्थ की आवश्यकता होती है। तो जो आपने अस्पताल, जब शुरुआत में बहुत तकलीफ होती है, तो अस्पताल जब बनाने की बात सोची तो उसको कैसे आपने पूरा किया? अर्थ का जो है, या और किनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है उसके लिए आपके साथ? जी, बात सही है। जिस समय शुरुआत किया था हमने, उस समय का आज भी अकाउंट्स देखते हैं तो कुल मिलाकर 35,000 रुपये हमारे पास टोटल था। और कैसे शुरू हुआ ये मैं आज भी नहीं बता पाता, परंतु जितनी चाहत रहती थी मन में कि ये काम करना है, वो काम मेरा पूरा हो जाता था। और आज भी ये स्थिति है कि जो सोचते हैं उसको हम कहीं न कहीं से रास्ता निकल जाता है और वो पूरा हो जाता है। इसमें एक बड़ी अच्छी बात है कि इसी क्रम में एक अमेरिका के NRI, उनसे संबंध बना और वो व्यक्ति पहली बार 1999 में पटना आए। हमारे इस छोटे से काम को उन्होंने देखा, समझा और उसके बाद उनके अपने बेटे की मेमोरी में हमारे साथ वो साथ होती है। उनका बहुत बड़ा योगदान नहीं है, परंतु एक रिमार्केबल योगदान ज़रूर है कि उनका बेटा 17 साल की उम्र में अमेरिका में नई स्पोर्ट्स कार निकाला, वो रोड पर एक्सीडेंट हो गया और उसकी जान चली गई। हॉस्पिटल ने कहा कि इसके बॉडी को आप हॉस्पिटल को डोनेट कर दे तो कुछ लोगों का जीवन बच जाएगा। उन्होंने बहुत सोच विचारने के बाद डोनेट कर दिया और डोनेट के कारण 2 को आंखें मिली, 2 को किडनी मिली, 1 को लंग्स मिला, 2 को लीवर मिला, एक 80% यंग जवान लड़की उसको स्किन मिली और 200 वैसे बच्चे जो छोटी छोटी हड्डी के अभाव में खड़े नहीं हो सकते थे, उनको जीवन दान मिला, वो खड़े हो पाए। तब उनको लगा कि मेरा बेटा 17 साल की उम्र में जाते जाते इतना कुछ कर गया, हम तो उसके माँ बाप हैं। और मज़े की बात है कि उसी क्रम में वो अमेरिका में पहले ढूंढते रहे कि कहाँ हम कुछ सेवा कर सकें, तो वहाँ कुछ करते रहे, परंतु मन में संतुष्टि नहीं थी। हमारे भारत विकास परिषद के लोगों से उनकी मुलाकात हुई अमेरिका में। उन्होंने कहा कि आप पटना चलो, पटना में कुछ लोग हैं जिनके साथ आप जुड़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। वो व्यक्ति 1999 में पटना आए थे और आज तक हर साल वो आते हैं और जितनी चिंता हम यहाँ करते हैं उससे ज़्यादा चिंता वो वहाँ करते हैं कि कैसे जो है फीडबैक दिया जा सके इस अस्पताल को। और यहाँ के कामों से पूरी तरह वो भी संतुष्ट है कि उनके बेटे की आत्मा को शांति मिल रही होगी इस काम से। तो ये एक बड़ा जो है वो सिर्फ डोनर नहीं है, वो हमारे एज ए एक्टिविस्ट हमारे साथ है, ये बड़ी बात है। और रह गई पैसों की बात, तो पता नहीं जो सोचते रहे आज से 3 साल पहले हम अपने आर्टिफिशियल लिम्स बनाने की टेक्नोलॉजी जो 40 साल पुरानी थी उसको बदलने का निर्णय लिया था कि क्या गरीब होना, जो जितने हमारे यहाँ आएंगे वो सब गरीब हैं और उनको हम 40 साल पुरानी टेक्नोलॉजी का आर्टिफिशियल लिम्स थे, क्यों नहीं उनको अधिकार नहीं है कि वर्ल्ड की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का माध्यम से उनकी सेवा कर सके।
तय किया उस समय, जब तय किया उस समय 1 पैसा नहीं थे, और ये पूरे 1 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट था। तो 1.5 साल के अंदर 1.5 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपया भी हुआ, वो चेंज भी हुआ, और आज हम एज ए NGO कह सकते हैं, एज ए एक्टिविस्ट कह सकते हैं, पूरे इंडिया में पहला सेंटर होगा हमारा जो कि वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी के साथ हम सेवा दे रहे हैं। ये हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि, इसलिए कहा ना कि पैसा कहाँ से आएगा पता नहीं। आप जो काम कर रहे हैं तो इसके लिए आपके मन में दर्द भी होता है, भावुक भी होते हैं, प्रतिबद्ध हैं, आगे का सपना भी देख रहे हैं। इस बीच में आपको भारत सरकार ने आपके काम को समझा, सराहा और पद्मश्री का सम्मान मिला। आगे के कार्य के लिए ये सम्मान आपके लिए कितना मार्ग प्रशस्त करने वाला है, साबित होगा? एक तो जो है ये सम्मान मिला, मैं इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद देता हूँ, परंतु इस कामना के साथ मैंने कभी कोई काम किया नहीं था, और आज भी जो है उसके कारण क्या कह सकते हैं, उसके कारण कोई जो है विशेष पहचान बनेगी ये भी नहीं। पर इस सम्मान के मिलने से समाज के अंदर एक रिकॉग्निशन मेरा जरूर बढ़ा है, और पहले बिहार तक था, अब पूरे देश में एक रिकॉग्निशन के रूप में, एक पहचान के रूप में मेरी ख्याति मुझे मिली है। जो हमारे, ये ख्याति मेरी नहीं है, हमारे काम जो है उन सेवाओं को है, इस कारण ये ख्याति मिली है। और सच में जो है जैसे ही मिली तो आपको बता के बड़ा आनंद आएगा कि कम से कम 7-8 हज़ार फ़ोन आए होंगे बधाई देने, जिनसे 10 साल 20 साल से पहले भेंट भी नहीं थी, वो भी जब देखे हैं, जिसमें माध्यम से देखे हों, उन्होंने फ़ोन किया, बधाई दी, अपने तमाम रिश्तेदारों को बधाई दी, बताया कि ऐसे ऐसे हमारे मित्र को जो है मिला है। तो ये प्लेजर जो है ये बहुत बड़ी मेरे लिए उपलब्धि थी कि 7-8 हज़ार लोगों का फ़ोन आना ये कोई मामूली बात नहीं। आखिर में जानना चाहेंगे कि जो आप विस्तार के, अस्पताल के विस्तार की जो बात की, वो परिकल्पना क्या है, मतलब किस तरह का अभी उसको विस्तार दे रहे हैं? विस्तार वैसा है कि अभी तक हमारे यहाँ जो मरीज जाता था उसको आर्टिफिशियल लिम्ब बनाए, या फिर यदि कहीं क्या कह सकते हैं विकृति है शरीर में तो उसको ऑपरेशन करके ठीक कर देते थे। परंतु यहाँ आने के बाद मरीज को ये लगता रहा कि यहाँ आए हैं तो मेरा बेटा एकदम ठीक हो जाएगा, भले वो मानसिक रूप से विकृति का शिकार हो। ये और उस दर्द को देखकर वो पूछते हैं कि मेरा बच्चा जो लार टपक रहा है या कंसंट्रेट नहीं कर रहा है किसी चीज़ पर, चल नहीं पा रहा है, क्योंकि मानसिक रूप से जो है वो विकृत है, अब उनका इलाज मैं नहीं कर पाता। उसकी कसक बहुत बुरी तरह से मन में चलती रही है, और अब हमने प्लान किया है, योजना बनाई है कि वैसे बच्चों को हम अपने यहाँ महीना 20 दिन, और वो इतने निर्धन है वो परिवार जो कि एक दिन अपने मजदूरी को नहीं छोड़ सकता, वो मेरे यहाँ हम सब कुछ फ्री में देने के बावजूद, इलाज फ्री में, खाना फ्री में, रहना फ्री में, सब कुछ, उसके बावजूद भी वो यदि इधर आएंगे तो कमाई कैसे होगी, आमदनी कैसे होगी, रोज का कमाई। वैसे बच्चों को माता पिता के साथ हम अपने यहाँ महीने भर रखकर उनकी पूरी ट्रेनिंग, बच्चे को पूरी तरह हम ठीक नहीं कर सकते परंतु पहले की अपेक्षा बेटर कर सकते हैं। उसके लिए माँ बाप को भी ट्रेनिंग, बच्चे को भी अभ्यास कराकर करना चाहते हैं, और उसको सीपी चाइल्ड या बाकी सब जो लोग कहते हैं, वैसे बच्चों के लिए हम पर्याप्ता एक बड़ा सेंटर शुरू करने वाले हैं जल्द ही। उसके लिए ज़मीन भी हम देख रहे हैं, क्योंकि वैसी संख्या हज़ारों हज़ार में है, और हम यदि महीने में 50-40 बच्चों को भी ठीक कर पाते हैं, पहले की अपेक्षा बेटर कर पाते हैं, तो बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, बहुत बड़ा आनंद जो है, उससे बड़ा आनंद। चूँकि हम देखते हैं कि वो माँ बाप, जो बच्चा कभी पूरी तरह से लेटा हुआ था, कभी उठा ही नहीं था, हमारे प्रयास से, हम लोग के थेरेपी से अब उठकर बैठता है,
पहले जबरदस्ती खिलाना पड़ता था, अब वो कुछ कुछ खाने लगा है, मुस्कुराने लगा है। इतने समय उसके माँ बाप इतने खुश हो जाते हैं, लगता है कि हे भगवान, क्या आपने जो है बनाया है एक माँ शब्द को, जो अपने आप में अनूठा है। कभी मेरे मन में आता रहा कि ऐसा बच्चा, हम जानते हैं कि ये बच्चा कभी ठीक नहीं होगा, तो क्यों नहीं जहर देकर मार देते हैं उस बच्चे को। एज ए मेल पुरुष को लेकर आते, ये बात मेरे मन में बहुत बार आती रही, परंतु वो माँ पूरी ज़िंदगी उस बच्चे को पालती है, पूरी ज़िंदगी उसके लिए अपने सब शौक़ को किनारे कर देती है। वैसे कोई याद करते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भगवान ने भी क्या बदमाशी की है ऐसे बच्चे भेजकर। मुझे याद है कि हमारे एक परिवार में, हमारे एक मित्र में, उनके घर में ऐसा ही बच्चा जो है 24 साल का होकर अभी 2 साल पहले मरा है। मरने के बाद जानकारी मिली कि उनकी पत्नी ने 24 साल में अपने परिवार में या फिर जो है किसी रिश्तेदारी में, किसी भी शादी या किसी भी ओकेज़न पर वो कभी गई नहीं उस बच्चे को छोड़कर। जब उसकी मृत्यु हुई है तब उसके बाद वो कहीं आना जाना शुरू किया है उसने। अब सोचिए कि कैसा जीवन होगा जी। वैसे माँ बाप का कैसा जीवन होगा, उसके लिए कुछ भी हम थोड़ा भी कर सकें तो बहुत बड़ी जो है उपलब्धि होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। काश कि किसी के घर में ऐसे बच्चे पैदा ना हो, ये भगवान से मेरी गुजारिश है। तो अभी मैं बात कर रहा था पद्मश्री श्री विमल कुमार जैन जी से। उनके बहुत सारे कार्य हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं। ये बातचीत तो गागर में सागर भरने जैसे है। देश के बड़े संगठनों से जुड़े हैं। तो आइए, आपने जाना कि उनके कार्य क्या हैं, कैसे उन्होंने सत्ता को छोड़कर समाज सेवा को उन्होंने चुना। ऐसे व्यक्तित्व से मिला और भी ऐसे व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात करवाऊंगा। तब तक के लिए विदा, नमस्कार।